हम लोग बात कर रहे थे आपका अनुच्छेद 13 पे। कहता मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। ये 13(1) कह रहा है। तो 13(1) ने तो एक घोषणा कर दी कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त जितनी विधियां थी वे उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी। लेकिन ये ऑटोमेटिकली तो नहीं हो जाएंगी। अगर किसी ने इस लाइन का उल्लंघन करने की कोशिश की तो आखिर कौन है जो इस बात को लागू कराएगा कि जो कुछ अनुच्छेद 13 में कहा गया वो सर्वोच्च है और माना जाएगा। इसकी व्यवस्था ये आखिर कौन करेगा कि वाकई जो सिद्धांत अनुच्छेद 13(1) में लिखा है ये सत्य साबित हो, इसका उल्लंघन ना हो सके। इसकी कोई व्यवस्था, इसके लिए कोई प्राधिकारी, ये तो होना ही चाहिए। और इसी को न्यायिक पुनरीक्षण का स्रोत यह कहा जाता है, क्योंकि यहां जिस शब्दावली का उपयोग किया गया है वो शब्दावली स्वयं इस बात की मांग करती है कि देयर शुड बी ए अथॉरिटी, कोई प्राधिकारी होना चाहिए जो इन शब्दों में को सिर्फ शब्द न रहने दे, इन शब्दों को यथार्थ अनुभव, एक ग्राउंड रियलिटी ये बना दे। और अगर कोई अथॉरिटी नहीं है तो मियर वर्ड्स ये किसी काम के नहीं होते। अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग ये तो आपको भी खूब आता है, लेकिन अच्छे शब्दों के उपयोग से आप अच्छे नहीं हो जाते। अच्छे होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए ये कहा जाता है कि अनुच्छेद 13 और उसके उपखंड ये सारे के सारे जुडिशियल रिव्यू की ताकत ये उत्पन्न करते हैं। और चूंकि जुडिशियल शब्द पहले लग गया है तो इसका मतलब ये हो गया कि अनुच्छेद 13 जिस ताकत को उत्पन्न करेगा वो ताकत जुडिशरी के पास रहेगी। और जुडिशरी की 3 लेयर्स हैं। प्रथम लेयर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के रूप में जानते हैं, और सेकंड लेयर आप हाई कोर्ट्स इस रूप में जानते हैं, और फिर थर्ड लेयर जो सर्वोच्च है। और पूरी दुनिया में कमोबेश यही व्यवस्था है। आप ब्रिटेन में देखेंगे तो क्या है, किंग्स बेंच, फिर कोर्ट ऑफ अपील जो हमारे उच्च न्यायालय जैसा है, और फिर वहां पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स हुआ करता था जो कि इंग्लैंड का सर्वोच्च न्यायालय था। अब तो वहां भी सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ है। तो आप देखेंगे थर्ड लेयर व्यवस्था जुडिशरी की हर जगह। तो फर्स्ट लेयर क्योंकि अनएक्सपीरियंस्ड लोगों की होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, ये यूं कह ले कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स इतने महत्व के होते हैं कि उन पर निर्णय वरिष्ठ जनों द्वारा किया जाना चाहिए। तो जिन्हें हम वरिष्ठ मान लेते हैं, शब्द जानबूझकर जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है इनके व्यवहार के कारण हमें उपयोग करने पड़ता है, जिन्हें वरिष्ठ मान लेते हैं, ठीक है, उनको हम ये जिम्मेदारी देते हैं कि वे संविधान के उपबंधों का अर्थान्वयन करें। हमने अभी कहा था कि जो नए मुख्य न्यायाधीश
परसों नरसों अखबार में छप रहा था कि वो महाराष्ट्र गए और वहां क्या हुआ कि सिर्फ डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी उनके स्वागत में नहीं आए तो उन्हें बड़ा खराब लग गया। उन्होंने बड़ी नाराजगी जताई इस बात पर। आप अपने गुणों से महान बनते हैं, आप अपने प्रोटोकॉल से महान नहीं बनते हैं। ठीक है, अगर किसी सम्राट इसके स्वागत के लिए जनता ना आए तो ऐसे बहुत से सम्राट हुए जिन्होंने इस बात का कॉग्निजेंस नहीं लिया। तो आप तो बड़े भारी उपदेशक बनते हैं। आप तो जब उच्चतम न्यायालय में बैठते हैं तो बड़े उपदेश, अच्छी अच्छी बातें वो आप करते हैं जिनसे ये दिखता है कि शायद आप बड़े निष्प्रह लोग हैं। और ये मानसिकता आपकी ये दिखाती कि नहीं, आप कहीं से निष्प्रह नहीं है। आप शुद्ध रूप से खुद को शासक समझने की मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति हैं। अन्यथा क्या हो गया, न्याय तो नहीं है। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ा? आपकी न्याय करने की क्षमता, इस पे कोई ग्रहण लग गया, आप कल से न्याय नहीं कर पाएंगे, क्या हो गया है? लेकिन ये आपकी मानसिकता का द्योतक है। हम ये नहीं कह रहे कि जो डीजीपी है या चीफ सेक्रेटरी ने ना आकर कुछ ठीक किया ना, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी उसी मानसिकता से ग्रसित हैं जिससे आप, वो भी सिर्फ इसलिए नहीं आए कि आए होंगे हम क्या करें, वो भी इसी मानसिकता से ग्रसित हैं और तुम भी इसी मानसिकता से ग्रसित हो। दोनों में फर्क क्वालिटेटिव रूप से कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी होती है कि हम संवैधानिक उपबंधों, इनकी व्याख्या के लिए क्या करते हैं और इनको ग्राउंड रियलिटी के तौर पर लागू करने के लिए जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उन्हीं को सशक्त करते हैं। तो अनुच्छेद 13(1) कहता है कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रभुत्व सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस उपभाग के उपबंधों से असंगत हैं। तो इसको ग्राउंड रियलिटी के तौर पर लागू करने का काम किसका रहेगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। और जब वे इसे ग्राउंड रियलिटी के तौर पर लागू करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तो उनके द्वारा किया गया यह शक्ति प्रयोग न्यायिक पुनरीक्षण के नाम से जाना जाएगा। इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाएगा, यही जुडिशियल रिव्यू। और इसीलिए कहा जाता कि अनुच्छेद 13 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की ताकत देता है। कानूनों में अभिव्यक्त रूप से कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन जो कुछ लिखा है उसे यदि लागू किया जाए तो किन ताकतों की जरूरत पड़ेगी, उन ताकतों की कल्पना या उन ताकतों का अनुभव, इसे करके यह तय किया जाता है कि कोई अनुच्छेद किस प्रकार की ताकत किस अथॉरिटी को दे रहा है। और जुडिशियल रिव्यू, अगर यह ताकत खत्म हो जाए, अगर ये ताकत खत्म कर देने का हक किसी को मिल जाए तो भारत का संविधान ये सिर्फ पन्नों का संग्रह यही बचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि फिर इसमें जो कुछ लिखा है उसे लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर जुडिशियल रिव्यू ये हट गया, हटाने के लिए तरीका कोई इस्तेमाल करें, आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दें कि कल से जुडिशियल रिव्यू की ताकत नहीं होगी। आप जुडिशियल रिव्यू की ताकत का इस्तेमाल करने पर संसद के माध्यम से
जो निर्णय आए उसे बदल दे। आप कोई तरीका इस्तेमाल कर लें जुडिशियल रिव्यू की ताकत को खत्म करने के लिए। अगर जुडिशियल रिव्यू की ताकत खत्म हुई तो संविधान में लिखे शब्द सिर्फ शब्द बचेंगे। ये उसी ढंग के शब्द बचेंगे जिसे आप जानते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सदा सच बोलना चाहिए, ठीक है। बोलते कभी नहीं है सच आप, ये आपको सिर्फ पता ही है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी अपनाते कभी नहीं है आप, ठीक है। तो जैसे बहुत सारी अच्छी बातें हैं आपको याद हैं लेकिन आप उन पर कभी अमल नहीं करते हैं, ठीक है, और वे अच्छी बातें आपके लिए सिर्फ शब्द बनकर रह जाती हैं, ठीक है। वैसे ही संविधान के शब्द भी सिर्फ शब्द बनकर रह जाएंगे अगर जुडिशियल रिव्यू की ताकत हटा दी जाए या खत्म कर दी जाए। और इसीलिए जब कभी इस ढंग की कोशिश हुई है, चाहे संविधान के संशोधन के माध्यम से और चाहे कानून बनाकर, तब यह घोषित किया गया कि इस प्रकार का संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का संशोधन नहीं कहला सकता। यह संशोधन क्यों नहीं कहला सकता? इसलिए क्योंकि यह संविधान को इस ढंग से बदल देगा कि उसे फिर भारत का संविधान कहा ही नहीं जा सकता। और जबकि संशोधन शब्द सीमित है, उसके अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता जो मूल चरित्र चीज का बदल दे और चीज को वो चीज न रहने दे जो संशोधन से पूर्व वो चीज थी। ऐसा किया ही नहीं जा सकता। तो जब जब ऐसा हुआ है तो संविधान संशोधन नहीं है ये घोषित करके उस संविधान संशोधन को ऐसे घोषित किया कि मानो वो कभी हुआ ही नहीं था। उसको बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट घोषित करके शून्य निर्धारित किया गया। और ऐसा कब हुआ? मिनर्वा मिल, ये प्रमुख मुकदमा है जिसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक हुई थी। और जो और मुकदमे उनमें भी प्रमुख मुकदमा यल चंद्र कुमार, ये दो प्रमुख मुकदमे हैं। और भी हैं, यूं तो केशवानंद भारती उसमें भी कहा, प्रथमता तो उसी में कहा जुडिशियल रिव्यू ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की ऐसी शक्ति है जो संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों से उसे प्राप्त होती है। और ये मूल ढांचे का भाग है। मूल ढांचे का भाग इसीलिए है क्योंकि अगर इस शक्ति को हटा दें तो भारत का संविधान बना ही नहीं रहेगा। क्यों? फिर भारत के संविधान के शब्दों को ग्राउंड रियलिटी के तौर पर लागू किया ही नहीं जा सकेगा। इसलिए जो जुडिशियल रिव्यू की ताकत ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होने के कारण ये संशोधन से भी खत्म नहीं की जा सकती क्योंकि संशोधन होता है। संशोधन का अर्थ इस सीमा तक परिवर्तन नहीं है कि वस्तु का जो मूल गुण है वही बदल जाए। तो जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी ताकत है जो अनुच्छेद 13 को एक वास्तविकता बनाती है। अनुच्छेद 13(1) कह क्या रहा है? अनुच्छेद 13(1) कह रहा है कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रयुक्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी, उस मात्रा तक शून्य होंगी। इसका मतलब भारत का संविधान इस संविधान के लागू होने से पूर्व मौजूद सभी विधियों की मान्यता तो दे रहा है
क्योंकि उस मात्रा तक शून्य होंगी। इसका अर्थ यह निकला कि अगर इस भाग के उपबंधों से वे असंगत नहीं है तो पूरी तरह इफेक्टिव रहेंगे। अगर इस भाग के उपबंधों से असंगत है तो भी पूर्ण रूपेण क्या हो कि वे शून्य हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा, बल्कि सिर्फ उस सीमा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत। इसका मतलब ऐसे निकल रहा है कि जो इस भाग के उपबंध हैं, इस भाग के उपबंध कौन से हैं? फंडामेंटल राइट। तो उनके बारे में ऐसा लग रहा कि मानो इस भाग के उपबंधों ने विधि को आच्छादित कर लिया है, आच्छादित यानी ढक लिया है। और अगर विधि के उपबंध इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं तो वे शून्य हो जाएंगे, और नहीं है तो वो जीवित बने रहेंगे। ठीक है, आच्छादन का सिद्धांत इसी को कहते हैं, और ये अनुच्छेद 13(1) के अर्थान्वयन के संबंध में लागू होता है। और अनुच्छेद 13(1) संविधान के पूर्व की विधियों से संबंधित है। 26 जनवरी 1950 से पूर्व जो विधियां हिंदुस्तान में चल रही थी उनसे संबंधित है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि आच्छादन के सिद्धांत का संबंध संविधान के पूर्व पारित विधियों से ही है, यह भी कहा जाता है। और ये सारी बातें आपसे प्री में खूब पूछी जाती हैं कि अनुच्छेद 13(1) इसका संबंध कौन सी विधियों से है? तो इसका संबंध संविधान के लागू होने के पूर्व की विधियों से। आपसे यह भी खूब पूछा जाता है कि आच्छादन के सिद्धांत का संबंध अनुच्छेद 13 के किस भाग से है? 13(1) से है, 13(2) से है, 13(3) से है, 13(4) से है। तो आच्छादन के सिद्धांत का संबंध अनुच्छेद 13(1) से है। ठीक है, और अनुच्छेद 13(1) के बारे में यह भी सवाल बनता है कि जो संविधान के पूर्व पारित विधियां हैं वे अगर इस भाग के उपबंधों से असंगत तो पूरी तरह शून्य मान ली जाएंगी, तो पूरी तरह शून्य नहीं मानी जाएंगी, लेकिन विधि होनी चाहिए। ठीक है, विधि होनी चाहिए मीनिंग देर भाई कोई बात विधि कब बनती है? जब वो सक्षम विधायिका से अधिनियमित हो। सक्षम विधायिका का मतलब यह हुआ कि जिस विधायिका को उस प्रकार का विधायन करने की ताकत उन सूचियों से, उन विषयों से प्राप्त हुई थी, जिन सूचियों, जिन विषयों से विधायिकाओं को विधायन की ताकत मिलती है, अगर उस विधि के संबंध में वो ताकत उस विधायिका के पास थी जिसने उसे अधिनियमित किया, तो ये माना जाएगा कि वो सक्षम विधायिका द्वारा अधिनियमित विधि है। तो अगर भारत के संविधान को हटा भी दें तो इससे पहले 1935 का भारत सरकार अधिनियम ये था, उसमें भी 7 शेड्यूल जैसी 3 सूचियां थी, और विभिन्न जो विधायिकाएं थी उनको अधिनियमन की शक्ति विभिन्न विषयों पर दी गई थी। उत्तर पूर्व के जो अधिनियम भारत के संविधान के रूप में काम कर रहे थे वहां भी स्थितियां ऐसी ही थी। तो अगर संविधान के पूर्व की कोई विधि है, मीनिंग देर भाई वो सक्षम विधायिका ने संविधान के पूर्व बनाई थी, यानी संविधान के पूर्व उस ढंग का विधायन करने की ताकत अगर संबंधित विधायिका को थी, भले ही इस समय उस विषय पर विधायन करने की ताकत
उस विधायिका को नहीं है जो संविधान के पूर्व थी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस समय वो ताकत थी और उस समय वो विधि के रूप में ही निर्मित हुई थी। तो अगर कोई विधि विधि के तौर पर निर्मित हुई है संविधान के अस्तित्व में आने के पूर्व, तो संविधान के अस्तित्व में आने के साथ वो शून्य हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और ये हम नहीं कह रहे, ये शब्द कह रहे हैं, हम कुछ भी ऐसा कह रहे हैं जिसे हम बेर में दिखा नहीं सकते आपको, तो मेरी बात मानने योग्य बिल्कुल नहीं है, ना आपको मानना चाहिए। अगर हम अपने कथन के पीछे बेर का आधार ये नहीं दिखा सकते तो मेरी बात निराधार है, और कानून में निराधार और निरर्थक बातों का कोई मूल्य नहीं। इसलिए कानून में कोई आपको कुछ बताए, सबसे पहले उसे अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बेर को आधार के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए आप जरूर कहें। तो हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि संविधान के पूर्व की विधियां शून्य नहीं है। अनुच्छेद 13(1) कह रहा है, वो कह रहा है कि वे उस मात्रा तक शून्य होंगी, उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। इसका मतलब पूर्ण रूप में शून्य नहीं होंगी। इन शब्दों का अर्थ ही है उस मात्रा तक अगर असंगत होंगी तो शून्य होंगी, नहीं होंगी तो नहीं होंगी। अगर थोड़ी सी भी इस भाग के उपबंधों से असंगत नहीं है तो फुली इफेक्टिव रहेंगे, और अगर असंगत है किंतु कुछ मात्रा तक असंगत है तो जिस मात्रा तक असंगत है उस मात्रा तक शून्य है। अब फिर उसने कहा इस भाग के उपबंधों से, तो यह भी देखना पड़ेगा कि इस भाग में, ठीक है, जो उपबंध बनाए गए वे उपबंध किसको ताकत दे रहे हैं, यह भी निरीक्षण करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम इस भाग के उपबंधों की चर्चा करेंगे तो दो प्रकार के उपबंध हमें दिखाई देंगे। एक उपबंध वे होंगे जो भारत की धरती पर मौजूद सभी लोगों को अधिकार दे रहे होंगे, और कुछ उपबंध ऐसे भी होंगे जो भारत की धरती पर मौजूद सभी लोगों को कोई अधिकार ये नहीं दे रहे हैं। जैसे अनुच्छेद 14 ये पढ़ेंगे जो जनरल इक्वलिटी की बात कर रहा है, वो सबको हासिल है, उसमें कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ इतना ही कहा कि विधि के समक्ष समानता होगी और विधियों का समान संरक्षण यह हासिल होगा। लेकिन पंदा सबको हासिल नहीं है। राज्य अपने नागरिकों में 16 की जो भाषा है, 15 की जो भाषा है, 16 की जो भाषा है, राज्य अपने नागरिकों में जाति, धर्म, भाषा, जन्मस्थान, लिंग, इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, और किन किन चीजों में नहीं करेगा वो 15(2) बताया, स्नान घाट और फलाना और डिमाका। ठीक है, आप आगे बढ़े तो 19 में यह कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता होगी। कोई विदेशी ये राइट क्लेम नहीं कर सकता। और अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। ठीक है, कोई यहां आके रहने लगेगा, हम वैसे ही 140 करोड़ हैं, हम उन्हीं के लिए
जीवन की सुविधाएं नहीं जुटा पा रहे, तो कोई भी यहां आकर रहने लगेगा ये नहीं, जाना पड़ेगा। हां, ठीक 21 आपको उपलब्ध है भारत की धरती पर। तो 21 सिर्फ इतना कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उससे प्राणोदयिक स्वतंत्रता का आनंद हो सकता है। यानी हम आपको जहाज में भरकर आपके देश में छोड़ आए, ऐसा नहीं करेंगे। विधि की प्रक्रिया बनाएंगे हम कि इस ढंग से हम आपको नोटिस देंगे, छोड़ने के लिए वक्त देंगे, आप खुद छोड़ दो। अपनी संपत्ति अगर आपने कोई बनाई है बेच लो, आपके पैसे मिल जाएं, आप आराम से जाओ। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप यहां रहें और भारत की धरती पर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता जो है वो आपको नहीं है। इसलिए हम आपको जेल में तो नहीं बंद करेंगे, क्योंकि जेल में तो अपराधी रखे जाते हैं, लेकिन डिटेंशन सेंटर हम बनाएंगे। आप कहीं भी नहीं आओगे जाओगे, आप रहोगे एक निश्चित स्थान पर। तो भारत सरकार ने कहा था हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, ठीक है। तो इस भाग में जो उपबंध हैं वो दो प्रकार के हैं। एक जो भारत की धरती पर मौजूद सभी को हासिल है, सभी को हासिल है मीनिंग देयर बाय इस भाग के उपबंध जो अधिकार दे रहे हैं वो भारत की धरती पर मौजूद सभी को हासिल है, और दूसरे वे जो भारत की धरती पर मौजूद सभी को हासिल नहीं है। तो अगर संविधान के निर्माण के पूर्व की कोई विधि है जो सिर्फ विदेशियों के संबंध में कोई प्रावधान करती है, और वो प्रावधान जो असर डाल रहा है वो ऐसे अधिकार पर डाल रहा है जो इस भाग के उपबंध विदेशियों को देते ही नहीं। इस भाग में जो उपबंध है वो जो हक दे रहा है वो हक विदेशियों को हासिल ही नहीं है, और संविधान के पूर्व की कोई विधि है वो उसी हक पर प्रभाव डाल रही है, और वो हक भारत की धरती पर विदेशियों को हासिल ही नहीं है, ठीक है। तो इस भाग के उपबंधों से असंगत है नहीं कहा जा सकता। कहां है संगत? क्योंकि वो विधि ये कह रही है कि विदेशी मूल का कोई व्यक्ति जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, विदेशी मूल के व्यक्ति भी सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकते हैं। सोनिया गांधी है, विदेशी मूल की है, लेकिन सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो विदेशी मूल का कोई व्यक्ति जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, ये इनहेरेंट है, तभी तो विदेशी है, अन्यथा विदेशी मूल का है लेकिन सिटीजन ऑफ इंडिया तो है ही है। तो अगर कोई कानून है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और वो ये कहता है कि कोई विदेशी मूल का व्यक्ति उन स्थानों में नहीं जाएगा जो स्थान हमारे रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जहां सिक्योरिटी रीजन से विदेशियों को नहीं जाना चाहिए। तो इस संविधान के लागू होने के बाद भी वो विधि वैध बनी रहेगी, क्योंकि अनुच्छेद 19 भारत के नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता देता है, न कि विदेशियों को। इसलिए रोहिंग्या या बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी ये मांग नहीं कर सकते कि हम कहीं भी आएंगे जाएंगे या हम कुछ भी करेंगे, क्योंकि ये हक सिर्फ भारत के नागरिकों को हासिल है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कल भी कहा, इससे पहले भी जब हम लोग पहुंचेंगे अनुच्छेद 19 पर देखेंगे, वहां आएगा, 21 में भी आएगा।
ठीक है, तो अगर कोई विधि है जो सिर्फ भारत के नागरिकों को हक देती है, ठीक है, और वो विधि किसी ऐसे अधिकार पर प्रभाव डाल रही है जो आज भी इस भाग के उपबंधों द्वारा भारत के नागरिकों को प्राप्त है, और वो प्रभाव विपरीत है, तब तो वो उस मात्रा तक शून्य होगी। अदरवाइज जिसको वो अधिकार दे रही है, ठीक है, वो उस सीमा में ही नहीं आता जिसके विपरीत रूप से प्रभावित हो रहे हैं अधिकार संविधान के पूर्व की विधि से, तो संविधान के पूर्व की विधि भी पूर्णतः संगत बनी रहेगी। और ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, ये जो बेयर की भाषा है वही कह रही। दूसरी बात, उसने कहा कि इस संविधान के लागू होने के पश्चात इस भाग के उपबंधों से अगर कोई विधि असंगत हुई है लागू होने के पश्चात, इस भाग के उपबंधों से असंगत हुई है, तो असंगत की मात्रा तक शून्य हो जाएगी। इसका मतलब पूर्णतः शून्य तो नहीं होगी, लेकिन चूंकि इस भाग के उपबंधों से असंगत हो गई, इसलिए हमने उसे शून्य मान लिया। शून्य हो जाना अलग बात है, शून्य मान लेना दूसरी बात है। हम आपको क्या मान लेंगे, इससे मूल रूप से आप जो हो उस पर कोई असर नहीं आता। हम आपको कुछ भी मान लें और हम आपको कुछ भी न माने, इससे आपकी मौलिक स्थिति पर कोई असर नहीं आता। तो अनुच्छेद 13(1) कहता है कि अगर असंगत है इस भाग के उपबंधों से, तो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी, उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जिस मात्रा तक वह इस भाग के उपबंधों से असंगत है। तो जो शब्द प्रयोग है वो मान्यता के संबंध में संकेत कर रहा है। यद्यपि ये लिखा नहीं कि हम मान लेंगे, लेकिन जो शब्द प्रयोग है वो इस ओर संकेत कर रहा है। यहां पर हम सिर्फ मान्यता ऐसी बना लेंगे कि वो विधि उस अधिकार के संबंध में शून्य हो गई है जो अधिकार इस भाग के उपबंधों के माध्यम से प्रदत्त अधिकारों से विरोध में है, उसके संबंध में वो शून्य हो गई है, ऐसा मान लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि वो विधि आज भी जीवित है। बात सिर्फ इतनी है कि इस भाग के उपबंध आ गए हैं। अगर कोई तरीका आ जाए जिससे यह विधि इस भाग के उपबंधों से संगत हो जाए, तो फिर यह विधि पूर्व से ही जिंदा बनी हुई है, यह विधि पूर्व से अस्तित्व में है, यह कभी शून्य हुई नहीं थी। आप बीमार हो गए, बीमारी हटा दी, शरीर अपनी स्वस्थ दशा में आ गया। तो ये जो असंगति आई संविधान के लागू होने के कारण से, तो या तो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर दें और या इस विधि को अमेंड कर दें और संशोधन के द्वारा ये असंगति दूर हो जाए, तो ये विधि चूंकि पूर्व से एकदम ठीक थी, इसलिए ठीक रूप में जीवित हो जाएगी। तो ये सवाल भी आपसे प्री में खूब पूछा जाता है कि अनुच्छेद 13(1) इससे संबंधित विधि, अर्थात वो विधि जिसे फंडामेंटल राइट ने ढक लिया, आच्छादित कर लिया, अगर उस विधि को संशोधित कर दिया जाए या फंडामेंटल राइट को संशोधित कर दिया जाए, तो क्या यह विधि पुनरुज्जीवित हो जाएगी? यस, हो जाएगी, क्योंकि यह सिर्फ बीमार हुई है, समाप्त नहीं हुई।
और समाप्त नहीं हुई, ये संविधान में प्रयुक्त भाषा स्वयं कह रही है। और जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक तो ये पूर्ण रूपेण विधि थी, और जब ये पूर्ण रूपेण विधि थी तो अगर इसके मुताबिक कोई निर्णय ठीक 25 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी संविधान के लागू होने से ठीक एक दिन पहले, तो उस निर्णय हुआ था, इसका मतलब ये हुआ कि निर्णय के माध्यम से किसी को कोई अधिकार मिला होगा, किसी के पास से कोई अधिकार गया होगा, किसी पर कोई दायित्व तो अधिरोपित हुआ होगा, ठीक है ना, या किसी की स्थिति की घोषणा ये हुई होगी, क्योंकि निर्णय इसी का नाम है। निर्णय कहते किसको? कोर्ट के जो जजमेंट वो करते क्या है? आपकी स्थिति की घोषणा, आपको किसी दायित्व के अंतर्गत लाते, आपके किसी अधिकार की घोषणा करते, काम तो उनका यही है। तो अगर 25 जनवरी 1950 को उस विधि के मुताबिक कोई निर्णय हुआ था, जो विधि आज संविधान के उपबंधों के विरोध में चली गई, तो उस विधि को और उसके मुताबिक हुए निर्णय को संविधान के लागू होने के बाद भी पूरी तरह लागू किया जाएगा। यानी वो विधि जो आच्छादन के सिद्धांत के मुताबिक फंडामेंटल राइट के द्वारा आच्छादित होकर, फंडामेंटल राइट से असंगत होकर, ठीक है, उस मात्रा तक शून्य मान ली गई है जिस मात्रा तक उसमें असंगति है, वो भी दो विषयों के लिए इस संविधान के लागू होने के बाद भी पूरी तरह प्रभावी मानी जाएगी। और वो दो विषय कौन से? पहला, अगर वो विधि किसी ऐसे अधिकार पर प्रभाव डालती है जो अधिकार इस भाग के उपबंध किसी विशेष व्यक्ति को ही देते हैं, और वो विशेष व्यक्ति नहीं है, ठीक है, जिसे वो संविधान के पूर्व की विधि लागू हो रही, अर्थात मानिए संविधान के पूर्व की विधि विदेशियों को प्रतिबंधित कर रही है किसी अधिकार के उपभोग से, और इस भाग के उपबंध वो अधिकार विदेशियों को दे ही नहीं रहे, ठीक है, तो वो विधि इस भाग के उपबंधों से असंगत होते हुए भी विदेशियों के संबंध में लागू होती रहेगी। या वो विधि ऐसी थी जो इन जनरल सबको एक अधिकार देने से रोकती थी, इन जनरल सबको, और ये संविधान लागू हो गया, और इसने वो अधिकार भारत के नागरिकों को तो दिया किंतु विदेशियों को नहीं दिया। तो वो विधि जो जनरली सबको रोकती थी, भारत के नागरिकों के संबंध में शून्य मान ली जाएगी किंतु विदेशियों के संबंध में शून्य नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि मान्यता संबंधी बात है, विदेशियों के संबंध में शून्य नहीं मानी जाएगी, भारतीयों के संबंध में शून्य मान ली जाएगी। और अगर विधि को संशोधित कर दिया जाए या फंडामेंटल राइट को संशोधित कर दिया जाए, यानी इस भाग के उपबंध को संशोधित कर दिया जाए, तो फिर विधि पुनरुज्जीवित हो उठेगी, क्योंकि वो सिर्फ आच्छादित हुई है, सिर्फ एक्लिप्स हुई थी, ठीक है। ये एक्लिप्स जो शब्द है ये आच्छादन के लिए प्रयोग किया जाता है, और सोलर एक्लिप्स है, और ठीक है, ल्यूनर एक्लिप्स है, यानी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, वहां से भी ये शब्द लिया गया है क्योंकि वहां आच्छादन ही होता है, ठीक है। तो ये आच्छादन का सिद्धांत है जो अनुच्छेद 13(1), इसका उदाहरण सबसे पहले किसमें आया था? भीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। भीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में हुआ क्या? भारत का संविधान अस्तित्व में आया
26 जनवरी 1950। स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक जो भारत की स्थिति है वो ब्रिटेन के उपनिवेश की रही है। ठीक है, अगर ये सेंटेंस गलत हो तो हम कोई दावा नहीं कर रहे कि सही है, क्योंकि जीएस हमारी बहुत अच्छी नहीं है, हम कानून जानते हैं उसी की बात करते हैं। तो अगर गूगल फूगल पर ये बात गलत निकल आए तो आप मेरी जबान नहीं पकड़ेंगे, मेरी जीएस बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन हां, यह तय है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ। उससे पहले गवर्नर जनरल यही होता था, और यह कहा जाता है भारत के लास्ट अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन है? माउंटबेटन। और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, और चूंकि गवर्नर जनरल ये ब्रिटेन के राजा का प्रतिनिधि था, ठीक है, ब्रिटेन के राजा का प्रतिनिधि था, और वह भारत में उनके द्वारा नियुक्त सर्वोच्च प्राधिकारी था। इसलिए भारत गणतंत्र नहीं था, क्योंकि भारत का जो राज प्रमुख था वो कौन था? नियुक्त व्यक्ति, न कि निर्वाचित व्यक्ति। और आपको कहा गया कि गणतंत्र तभी किसी देश को या किसी व्यवस्था को कहा जाता है जब वहां का राज प्रमुख निर्वाचित व्यक्ति हो। और ऐसा पहली बार कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान सभा निर्वाचित हुई थी। इसलिए भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। संविधान लागू हुआ यह नहीं है। अगर संविधान लागू हुआ इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं, तो गणतंत्र दिवस की बजाय उसे संविधान दिवस कहना ज्यादा उचित होगा। यह कारण ही नहीं है, गणतंत्र बना। ठीक है, तो आपका 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होने के बाद देश में संसद नहीं थी। संसद भी कब आई? 26 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट कब आया? 26 जनवरी 1950 को। राज्यों के विधानमंडल कब आए? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इससे पूर्व कानून बनने की कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसा तो नहीं है। इससे पहले भी विधायिकाएं थी, लेकिन वे विधायिकाएं इस संविधान के मुताबिक संगठित नहीं थी। उनमें विधायी कार्य का वितरण या विधायी शक्तियों का वितरण इस संविधान के मुताबिक नहीं था, लेकिन विधायिकाएं तो थे। तो 1948 में एक कानून पास किया गया और उस कानून के मुताबिक राज्य को यह हक मिला कि वे किसी भी व्यापार में नागरिकों को हटा सकते हैं और उस व्यापार पर एकाधिकार राज्य का कायम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश विधायिका ने यह कानून पास किया और शायद रोड ट्रांसपोर्ट का व्यापार था, शायद उसमें प्राइवेट पार्टीज को बाहर कर दिया और राज्य का एकाधिकार, जैसे यूपी रोडवेज, ठीक है, ऐसे एमपी रोडवेज, ये कर लिया। 1950 में संविधान आ गया। अनुच्छेद 19(1)(g) वो ये कह रहा था भारत के प्रत्येक नागरिक को कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, पेशा ये अपनाने की स्वतंत्रता होगी। ये कानून इस फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो गया। 13(1) कह रहा है कि संविधान के पूर्व की जितनी विधियां, ये नहीं, स्वतंत्रता शब्द नहीं लाए हैं वो,
कि स्वतंत्र भारत की विधियों को छोड़कर बाकी संविधान के नो, उन्होंने ये कहा इस संविधान के पूर्व की जितनी विधि हैं, तो आईपीसी भी आ गई और ये स्वतंत्रता के बाद की विधि ये भी आ गई। यदि इस भाग के उपबंधों से असंगत है तो वो विधि उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जिस मात्रा तक वो इस भाग के उपबंधों से असंगत है। ये विधि असंगत हो गई इस भाग के उपबंधों से, उस मात्रा तक शून्य हो गई। अब क्योंकि ये पूरी की पूरी विधि इस भाग के उपबंधों से असंगत हो गई, 19 के विरोध में चली गई, तो पूरी की पूरी विधि ये शून्य हो गई। अगर थोड़ी बहुत जाती तो उतनी शून्य होती, शेष बनी रहती। लेकिन इसमें से संकल्पनात्मक या कॉन्सेप्चुअली एक बात तो निकल ही रही कि यह विधि प्रारंभता शून्य है, ऐसा नहीं है। वाइड एब इनिशियो ये जो शब्द लिखे होते हैं कानूनों में, ये बड़े महत्व के शब्द हैं, बड़े महत्व के शब्द। वाइड एब इनिशियो मीनिंग देयर बाय, जैसे वो एक सेंटेंस है, जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। यानी ये कहा जाता था कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मा है, ये माना ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो जन्म लेना अलग बात है और जन्म ही ना लेना ये दूसरी बात है। वाइड एब इनिशियो का मतलब यह हुआ चीज का जन्म ही नहीं हुआ, और जब जन्म ही नहीं हुआ तो सुधार की तो बात ही नहीं है। सुधार तो उसमें होगा जो जन्मे, तो यहां विधि जन्म तो ले रही है क्योंकि संविधान के पूर्व की विधि है। इसका मतलब विधि के तौर पर वो जन्मी तो थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो विधि के तौर पर जन्मी न हो, लेकिन चूंकि इस भाग के उपबंधों से असंगत हो गई, इसलिए असंगत की मात्रा तक शून्य हो गई। तो शून्य हो जाना डिफरेंट बात है। जन्मी थी, इस भाग के उपबंधों ने सिर्फ आच्छादित कर दिया, तो आच्छादन डिफरेंट बात है। अगर आच्छादन किसी भी ढंग से हटा दिया जाए तो विधि जन्मी थी और वो प्रकट हो जाएगी। तो इस मामले में ये कहा कि 19 के विरोध में गई, इसलिए ये शून्य है। शून्य है मीनिंग देयर बाय शून्य मान ली जाएगी उस सीमा तक जिस सीमा तक ये इस भाग के उपबंधों से असंगत हुई। आगे अमेंडमेंट हुआ, और आप जानते हैं कि आज की जो स्थिति है उसमें स्पेशली राज्य के संबंध में ये विशेषाधिकार निर्मित हो गया है। अनुच्छेद 19 जब पहुंचेंगे देखेंगे कि राज्य किसी विशेष व्यापार से नागरिकों के संपूर्ण वर्ग को या नागरिकों के किसी विशेष वर्ग को आउट करके अपने लिए एकाधिकार का निर्माण कर सकता है। बहुत सारे मामलों में क्या, रक्षा उनके पास है, अभी तक बिजली उन्हीं के पास रही, ठीक है, रेलवे उन्हीं के पास है, जबकि इंग्लैंड में नहीं है। इंग्लैंड में तो नई रेलवे कंपनियां, ठीक है, बहुत सारी रेलवे कंपनियां हैं, आप चार्ट में पढ़ो, रोज नई रेलवे कंपनी है। यहां राज्य की है, ठीक है। तो ये जो स्थिति है ये आज की स्थिति में निर्मित की जा सकती है कि किसी पर्टिकुलर व्यापार से राज्यों के सारे जितने नागरिक हैं सबको
या उनके किसी वर्ग को बाहर करके राज्य अपने पक्ष में मोनोपोली जो क्रिएट कर ले। तो आपसे कहा गया विधि जब बनी थी तो वो बिल्कुल ठीक थी, इस भाग के उपबंधों से असंगत हो गई, इसलिए असंगत की मात्रा तक शून्य मान ली गई। अब इस मामले में जो विधि थी उसकी इस भाग के उपबंधों से जो असंगति है वो समाप्त हो गई, क्योंकि उस समय जब बनाई गई उस समय भी नागरिकों को किसी पर्टिकुलर व्यापार से निष्कासित करके राज्य अपने पक्ष में एकाधिकार या मोनोपोली का निर्माण कर सकता था। बीच में एक काल आया जब इस भाग के उपबंधों ने ऐसा किया जाना असंवैधानिक बना दिया। उस काल में यह विधि शून्य मान ली गई, लेकिन आज चूंकि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर दिया, तो अमेंड करने के साथ ही इसकी जो असंगति थी फंडामेंटल राइट से ये पूरी तरह समाप्त हो गई। और जब ये समाप्त हो गई तो फिर ये विधि पुनरुज्जीवित हो उठी। तो हमने शुरुआत में जो विचार आपके सामने रखा या अनुच्छेद 13(1) की जो व्याख्या रखी वो न्यायिक समर्थन प्राप्त हो गई, ठीक है ना। और कानून की दुनिया में आप जब कोई बात रखते हैं तो उसे न्यायिक समर्थन प्राप्त होना ही चाहिए, तभी वो ठीक बात मानी जाएगी, ठीक बात मानी जाएगी। ये हम कह रहे हैं वो बात ठीक तब होगी जब वो न्यायिक समर्थन प्राप्त कर ले, ये नहीं कह रहे हम, ठीक है। बात का ठीक होना और बात को ठीक माना जाना है, ये दो अलग अलग बातें हैं। बात बहुत बार ठीक हो सकती है, लेकिन वो कब ठीक मानी जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ठीक तो तब मानी जाएगी जब उतने समझदार लोग समाज में पैदा होंगे जो उस बात के औचित्य को अनुभव कर पाएंगे। और ऐसे लोग समाज में बहुत दिनों में पैदा होते हैं, और शायर लोग इस घटना को जिन शब्दों में रखते हैं वो क्या कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। दीदावर पैदा यानी आंख वाला, जिसके आंख हो। आंख से मतलब क्या है? जो सत्य देख सके। आंख तो सबकी देखती ही है, लेकिन इसके बाद भी सबकी आंख वो नहीं देखती है जो इन्फेक्ट होता है। इसीलिए शायर कह रहा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। दीदावर पैदा हजारों साल बाद क्यों कह रहा? क्या अंधे पैदा होते हैं? हजारों साल में कोई आंख वाला पैदा होता? वो ये कहना चाहता है कि आप आंख वाले अंधे हैं और कुछ बिना आंख के अंधे हैं, क्योंकि आपको भी नहीं दिखता और उन्हें भी नहीं दिखता। हाँ, हजारों साल में कोई दीदावर पैदा होता है जो सत्यता का अनुभव कर लेता है, जो ठीक देखता है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि ठीक बात तब ठीक होगी जब उसे न्यायिक समर्थन मिलेगा। हम ये कह रहे हैं कि कानून की दुनिया में ठीक बात तब ठीक मानी जाती है जब न्यायिक समर्थन मिलता है। बहुत साल इस बात को मान्यता नहीं मिली कि कानून वो नहीं हो सकता जो संसद पारित कर दे। कानून का मतलब है युक्ति संगत बात जो देखने में जस्टिफाइड लगे। बहुत लंबे समय तक 27 बरस ये बात नहीं मानी गई और स्वयं उच्चतम न्यायालय नहीं मानी।
देखेंगे हम लोग जब बात करेंगे अनुच्छेद 21 पर। एके गोपालन और मेनका गांधी 1951 और 1978, 27 बरस बीच में, 27 साल ये बात नहीं मानी गई। तो 27 साल क्या कानून उसे मान लें? तो संसद पारित कर दें, संसद कल ये पारित कर दे कि हर व्यक्ति अपने से आगे चलने वाले आदमी के ऊपर थूकता चलेगा तो ये कानून हो जाएगा। सर्वसम्मति से संसद इसे पारित कर दे तो भी ये कानून नहीं हो सकता। इसका मतलब कानून में कुछ अंतर्निहित है, वो होना ही चाहिए। जब तक वो नहीं है तब तक कानून कानून नहीं हो सकता। ठीक है, और ये बात अनुभव किसने की थी? नेचुरलिस्टों ने इस बात को सबसे पहले अनुभव किया था, यानी प्राकृतिक विधि विचारधारा के लोगों ने। तो सीधी बात है कि आपकी बात कानून की दुनिया में तब मानी जाती है ठीक, भले ही वो ठीक हो, जब उसे न्यायिक समर्थन मिल जाए। और इसीलिए आप कोर्ट्स में खड़े होते हैं तो अपनी बात के समर्थन में न्यायिक समर्थन के सबूत के तौर पर केस लॉ प्रस्तुत किया करते हैं। लेकिन पहली बार वो केस लॉ तब बनता है जब किसी के दिमाग में कोई विचार आता है और वो बेंच के समक्ष उसे रखता है, और जब बेंच उसे समर्थन दे देती है तो न्यायिक समर्थन मिलने पर उसे ठीक मान लिया जाता है। ठीक तो वो पहले ही होता है जब वो रखा जाता है। और इसीलिए ये भी हम वकील हैं इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि वाकई वकीलों ने इस देश में कानूनी प्रगति में योगदान दिया है। जो सिद्धांत आप पढ़ते हैं न्यायपालिका ने नहीं दिए, वो वकीलों के दिमाग में आए हैं और उन्होंने सामने रखे और न्यायिक समर्थन उसके प्रति हासिल कर लिया। बस इतना ही हुआ है। तो अनुच्छेद 13(1) की जो व्याख्या हमने शुरुआत में आपके सामने रखी, उसका न्यायिक समर्थन भी भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जैसे मामलों में सामने आया। इसलिए यही अनुच्छेद 13(1) की व्याख्या है अधिकृत। ठीक है, तो अनुच्छेद 13(1) आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है, संविधान के पूर्व की विधियों से संबंधित है। आच्छादन के सिद्धांत के मुताबिक विधि इस भाग के उपबंधों से आच्छादित मानी जाती है और इस रूप में विधि प्रारंभ से शून्य मान ली जाए, ऐसा नहीं होता। और चूंकि ऐसा नहीं होता तो फिर विधि को या फंडामेंटल राइट को अगर संशोधित कर दिया जाए और इस भाग के उपबंधों और विधि में कोई विरोध ना बचे तो विधि पुनरुज्जीवित हो उठेगी, क्योंकि वो प्रारंभता शून्य नहीं होती। और अगर कोई संविधान के पूर्व की विधि है उसके अनुसार कोई अधिकार दायित्व आदि पैदा हुआ है तो भले ही इस भाग के उपबंधों के कारण आज की तिथि पर वो शून्य मानी जाती हो, लेकिन उन अधिकार और दायित्वों का प्रवर्तन कराया जाएगा जो संविधान के पूर्व उस विधि के मुताबिक उत्पन्न हो चुके थे। और अगर वो विधि किसी व्यक्ति के ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है जिसे इस भाग के उपबंधों के द्वारा प्रदत्त अधिकार प्राप्त ही नहीं है, तो उस व्यक्ति के संबंध में संविधान के पूर्व की वो विधि आज भी लागू होगी। जैसे इस भाग के उपबंध जो विदेशियों को हासिल नहीं है, यदि विदेशियों के संबंध में संविधान के पूर्व की कोई विधि अधिकार का हनन कर रही होगी तो वो विधि विदेशियों के संबंध में आज भी लागू होगी। यह अनुच्छेद 13(1) का ठीक है सार और विश्लेषण। अब अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 13(2) और 13(1) में महत्वपूर्ण अंतर है और वो अंतर आपका जैसे ही आप इसे पढ़ते हैं
अनुच्छेद 13(2) को, वैसे ही स्पष्ट हो जाता है। क्या कहता है? राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। उसने सबसे पहली लाइन यही कही, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। और जब कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहता है तो वो आपसे अपेक्षा नहीं करता। यद्यपि शब्द प्रयोग भले ही आपके मन में भ्रम पैदा कर दे कि वो अपेक्षा कर रहा है, क्योंकि अपेक्षा के साथ विकल्प खुलता है। आप अपेक्षा का पालन करो या न करो, दोनों दशाओं में आप जस्टिफाइड माने जाएंगे। अपनी बुद्धि का विस्तार करना चाहिए। शब्द कोई प्रयोग किया गया हो, लेकिन हमें अनुमान लगाना चाहिए कि जिस परिस्थिति में शब्द का प्रयोग हुआ, उस परिस्थिति में शब्द का कौन सा अर्थ ग्राह्य होगा। और डिक्शनरी इसीलिए ऑक्सफोर्ड बेहतर मानते हैं, इसीलिए वेबस्टर बेहतर मानते हैं। तुम भार्गवा लिए घूम रहे हो, इसीलिए दो कौड़ी की डिक्शनरी मानी जाती है। वेबस्टर या ऑक्सफोर्ड यही मानी जाती है। क्यों? उसमें एक शब्द नाउन की तरह प्रयोग होगा तो क्या अर्थ देगा, वर्ब की तरह प्रयोग होगा तो क्या अर्थ देगा, एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होगा तो क्या अर्थ देगा। ये सब विभिन्न सेंटेंसेस में शब्द का प्रयोग करके एक्सप्लेन किया होता है, इसलिए वो शब्दकोश सबसे बेहतर मानते हैं। हमने कल भी चर्चा की थी। ठीक है, उसने देखा, ये क्रिया भी हो सकती है और ये क्षमता भी हो सकती है। उसने देखा इस शब्द से कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा, उसने देखने की क्रिया की, यानी जिसने देखा यानी जो करता है, उसने जो देखा, उसे देखने की क्षमता वो इस वाक्य के माध्यम से बताई गई है। या कर्ता ने देखने के माध्यम से जो क्रिया की, उसके बारे में यह वक्तव्य दिया गया है, ये कुछ स्पष्ट नहीं है। उसने देखा, दोनों बातें हो सकती। अगर डॉक्टर कह रहा है, ठीक है, आंखों के ऑपरेशन के बाद, तो वो क्षमता के बारे में बात कर रहा है, तब वक्ता का जो वक्तव्य है वो क्षमता के संबंध में है। और अगर सामान्य व्यक्ति ये उसके बारे में वक्तव्य दे रहे हैं, तो वक्ता का वक्तव्य उसकी क्रिया के संबंध में है, उसकी क्षमता के संबंध में नहीं है। ठीक है, तो शब्द प्रयोग ये परिस्थिति में क्या अर्थ दे रहा है, इसकी खोज की जाती है। ये कोई निश्चित अर्थ नहीं है शब्दों के कि वे निकाल लिए जाए। तो उसने कहा राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, तो राज्य की ये कोई पायस, ठीक है, आपका जो अपेक्षा, एक कोई पवित्र अपेक्षा नहीं है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, हमें उम्मीद है राज्य ऐसा नहीं करेगा। ये नहीं, राज्य ऐसा नहीं करेगा, ये आप नहीं करेंगे। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, ये निर्देश है। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। ये निर्देश है किसको? राज्य को। और राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। विधि बनाने का काम राज्य का अंग करता कौन सा है? विधायिका। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, इसका मतलब विधायिकाएं ऐसी कोई विधि नहीं बनाएंगे। कैसी? जैसा अनुच्छेद 13(2) में वर्णित। ठीक है, तो संविधान के शब्दों का ठीक से अर्थान्वयन करते हैं। 13(2) क्या कहता है, कल बात करेंगे, देखें।